नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस प्रैक्टिस सेट में हम कुछ नए प्रश्नों को देखेंगे और इस उम्मीद से देखेंगे कि अगर इसमें से 2-4 सवाल भी आ जाते हैं और आपके काम में आ जाते हैं, तो इसकी सार्थकता होगी। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप आखिर तक इसको ज़रूर देखेंगे। चलते हैं, बात करते हैं सीधे प्रश्नों के ऊपर। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है, बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा है। क्या भूलूं क्या याद करूं के संदर्भ में यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, बच्चन सिंह, धर्मवीर भारती। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या भूलूं क्या याद करूं पुस्तक का मूल्यांकन करते हुए हरिवंश राय बच्चन के बारे में ये बात कही हुई है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा पर कौन सा पुरस्कार मिला था? हमने उन प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया है जिसको पढ़ते हुए अक्सर हम उसको इग्नोर कर देते हैं या फिर उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो चलते चलते इन प्रश्नों को हमें देखना है और हो सकता है कि ये एग्जाम में पूछ लिए जाए। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा पर कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, सरस्वती सम्मान या फिर व्यास सम्मान। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन तीसरा है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा पर सरस्वती सम्मान दिया गया था और इस पर 3 लाख रुपए का इनको पुरस्कार मिला था। इस तथ्य को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं के कितने संस्करणों की भूमिका बच्चन जी ने लिखी थी? ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 6, 8। तो आप किताब पढ़ेंगे तो क्या भूलूं क्या याद करूं के संस्करणों की चर्चा की गई है। कुल 8 संस्करणों की भूमिका हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है। तो इस तथ्य को भी आप जरूर ध्यान में रखिए। बाकी क्या भूलूं क्या याद करूं कुल 4 खंडों में है, जो कि हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में इसके क्रम के बारे में आप सभी से चर्चा कर ली थी और सूत्र भी बताया था कि आप किस हिसाब से उसको याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है। क्या भूलूं क्या याद करूं के प्रारंभ में किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ, महात्मा गांधी। तो ये किसका कथन है? क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के एकदम से शुरुआत में या फिर प्रारंभ में? सही जवाब है स्वामी राम तीर्थ। उन्होंने कहा कि हमारे छोटे छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है। किसका कथन हो गया? स्वामी राम तीर्थ का। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं में आई हुई पंक्तियों का पहले से बाद का क्रम है? इसी पैटर्न पर अक्सर इस समय सवाल पूछे जा रहे हैं। उम्मीद मैं करूंगा कि इसी तरीके से सवाल ऑफलाइन एग्जाम में भी आएंगे। तो क्रम हमें बताना है पहले से बाद के क्रम में। ऑप्शन ए दिया गया है आपतकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, कायत होय प्रधान अहोनिश रहे पियतव, की कायत को कायत मारे की मारे करतार, तप बल विप्र सदा बरियारा, मैं हूं उनका पौत्र बड़ा था जिनके पांव गदर का गोला। तो आप क्या भूलूं क्या याद करूं पुस्तक में देखेंगे तो हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों के बारे में चर्चा विस्तार से की हुई है और उसमें कई जगहों पर उन्होंने इन कोटेशनों का प्रयोग किया है, इन कथनों का प्रयोग किया है। सही कूट का चयन हमें करना है। ए बी सी डी ई इस तरीके से कूट दिए गए हैं और इन्हें को हर ऑप्शन में घुमा फिरा कर दिया गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला ए बी सी डी ई, यानी कि यहाँ पर ये सभी क्रम में दिए गए हैं, जो कि आप भी ध्यान में रखिए। कुछ चीजें यहाँ पर और आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हरिवंश राय बच्चन जो कि कायस्थ परिवार से जुड़े हुए थे, तो इसमें उन्होंने अमोढ़ा नाम की एक जगह का जिक्र किया हुआ है जिसका संबंध उन्होंने राजेंद्र प्रसाद से भी जोड़ा है। ठीक है, और जैसा कि उसमें लिखा गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने उनका जन्म बस्ती के अमोढ़ा में हुआ था, जो कि कायस्थ परिवार से थे। बाद में वो सिवान जिले के जीरादेई में आकर बस गए। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में भी ये तथ्य पूछा गया था और उसी के बहाने हमने रिवीजन भी कर लिया यहाँ पर। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है, प्रेमचंद घर में एक कहानी यह भी आप हुदरी हादसे।
एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा नाम से इसमें जो भी विकल्प दिया गया है कौन सा है? आपके दिमाग में जरूर आना शुरू कर दिया होगा कि हमने पढ़ा था आप हुदरी। आप हुदरी नाम की जो भी आत्मकथा है उसका नाम है एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा, जो कि रमणिका गुप्ता द्वारा लिखी गई है। तो इस चीज को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि आप हुदरी के शीर्षकों का क्रम पहले से बाद में है। तो आप हुदरी पुस्तक आप पढ़ेंगे तो ये कुल 2 खंडों में है, इसके 2 भाग किए गए हैं जिसमें कि अलग अलग शीर्षक दिए गए हैं। पहले भाग में मैंने उसको गिना तो लगभग 85 शीर्षक दिए गए हैं, दूसरे भाग में भी 35 के आसपास में है। तो इस तरीके से ये आत्मकथा बहुत लंबी चौड़ी है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि आप हुदरी के शीर्षकों का क्रम पहले से बाद में। हो सकता है कि इस तरीके से सवाल पूछ लिया जाए। ऑप्शन दिए गए हैं, मैं घोड़े पर पहाड़ चढ़ूंगी, बुरी लड़की अच्छी लड़की, देह की भूख, बदलती देह, दोहरी जिंदगी। सही कूट का चयन हमें यहाँ पर करना है। कूट ABCDE दिए गए हैं यहाँ पर और इसी में उलट पलट कर दिए गए हैं। आप भी एक नजर यहाँ पर दौड़ाइए, मैं सही आंसर तक आपको ले जाऊंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, यानी कि पहले नंबर पर है मैं घोड़े पर पहाड़ चढ़ूंगी, दूसरे नंबर पर है बुरी लड़की अच्छी लड़की, फिर तीसरे नंबर पर है बदलती देह, ठीक, फिर चौथे नंबर पर है देह की भूख। इसमें हमने थोड़ा सा हेर फेर कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो आखिरी नंबर पर है वो है यहाँ पर दोहरी जिंदगी, ठीक। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ऑप्शन दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है, सही जवाब हो रहा है, ठीक। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, मैं रमना हूं, मेरे कई रूप हैं, जिससे आप मेरी इस कथा यात्रा में रूबरू होइएगा। यह कथन किसका अंश है? प्रेमचंद घर में, एक कहानी यह भी, आप हुदरी, हादसे। तो मैं रमना हूं, मेरे कई रूप हैं, किस पुस्तक की शुरुआत इस पंक्ति से होती है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, आप हुदरी, जो कि रमणिका गुप्ता है। रमणिका गुप्ता के बचपन का नाम था रमना, उनको लोग रमना रमना नाम से बुलाते थे। ठीक वैसे ही जैसे मन्नू भंडारी का बचपन का नाम क्या था, हमारे ढेर सारे विद्यार्थी बता देंगे। जी बिल्कुल, आप लोग महेंद्र या फिर महेंद्र कुमारी तक पहुंच पा रहे हैं, सही जवाब है। तो रमना शब्द का प्रयोग जब भी देखिए तो आप रमणिका गुप्ता से लगा लीजिए। आप हुदरी नामक आत्मकथा की शुरुआत इसी पंक्ति से होती है। अगला प्रश्न है, हारना मेरी नियत नहीं है, किसका कथन है? छोटा सा वाक्य आप देख रहे हैं, लेकिन एग्जाम में यही वाक्य आपके लिए बड़ा हो सकता है। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है, शिवरानी देवी, मन्नू भंडारी, रमणिका गुप्ता, हरिवंश राय बच्चन। हारना मेरी नियति नहीं है, आपके लिए भी ये प्रेरणा स्रोत वाक्य हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, रमणिका गुप्ता ने अपनी आत्मकथा हादसे में इस पंक्ति का प्रयोग किया हुआ है। आगे बात करते हैं, लहरों की लय रमणिका गुप्ता की किस विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, यात्रावृत्त, कविता। तो जब आप भूमिका पढ़ेंगे, आप हुदरी की भूमिका से हमने सारे तथ्यों को उठाया हुआ है, और जैसा कि आप जानते हैं कि परीक्षाओं में किसी भी पुस्तक की भूमिका का बड़ा रोल होता है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, यात्रावृत्त है लहरों की लय। अगला प्रश्न है कि आप हुदरी में लेखिका के जीवन के अंश हैं। आप हुदरी आपके दिमाग में आ गया होगा कि रमणिका गुप्ता का है। कुल 2 खंडों में यह आत्मकथा विभाजित है, अलग अलग इसके शीर्षक हैं, लेकिन यहाँ पर आप हुदरी में लेखिका ने कहाँ से शुरुआत मानी? ऑप्शन दिया गया है, हजारीबाग के संघर्ष से, बचपन से धनबाद तक की यात्रा, दिल्ली प्रवास तक की कहानी, युद्धरत आम आदमी की कहानी। तो किसके जीवन का अंश इसमें दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब है, बचपन से धनबाद तक की यात्रा को इस आत्मकथा में शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं, पूछा गया कि आज तक मैं दूसरों की जिंदगी पर आधारित कहानियां ही रचती आई थी, पर इस बार मैंने अपनी कहानी लिखने की जुर्रत की है तो यह जुर्रत ही, क्योंकि हर कथाकार अपनी रचनाओं में भी दूसरों के बहाने से कहीं न कहीं अपनी जिंदगी के अनुभव के टुकड़े ही तो बिखेरता रहता है। किसका कथन है? कोटेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर बताया कि मैं दूसरों की जिंदगी पर आधारित कहानियां अभी तक लिखती आई थी, अब अपने जीवन की कहानी को लिखने का प्रयास किया है। ये कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया है, शिवरानी देवी, मन्नू भंडारी, रमणिका गुप्ता, कृष्णा सोबती। तो इसका सही जवाब आपके मन में जरूर आना शुरू हो गया होगा,
मन्नू भंडारी द्वारा कहा गया यह कथन है, जो कि उनकी आत्मकथा। जी बिल्कुल, आपके दिमाग में सही आ रहा है, एक कहानी यह भी से लिया गया है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि यह शुद्ध मेरी ही कहानी है और इसे मेरा ही रहना था, इसलिए न कुछ बदलने बढ़ाने की आवश्यकता थी, न काटने छाटने की। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया शिवरानी देवी, मन्नू भंडारी, रमणिका गुप्ता, महादेवी वर्मा। तो ये कोटेशन किसका है? सही जवाब है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा के शुरुआती पेजों में इस बात को उन्होंने लिखा है कि यह शुद्ध मेरी ही कहानी है और इसे मेरा ही रहना था, इसलिए न इसमें कुछ जोड़ना है न कुछ घटाना है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है सुमेलित नहीं है, हमें बताना है। हरिवंश राय बच्चन, अमोढ़ा बस्ती, मन्नू भंडारी, भानपुरा मध्य प्रदेश, प्रेमचंद लमही बनारस, तुलसीराम धर्मपुर गाजीपुर। तो सुमेलित नहीं है, इसके बारे में हमें बताना है। और आपका दिमाग एकदम कैंची की तरह चलना शुरू कर दिया होगा, एकदम धार आपके दिमाग में आ गई होगी। बिल्कुल इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। तुलसीराम धर्मपुर गाजीपुर से नहीं थे, बल्कि आजमगढ़ से थे। चूंकि गाजीपुर से मेरा संबंध है, तो हमने थोड़ा सा अपने भूमि से लगाव रखते हुए इसको ऑप्शन में मौका दिया है। अगर मौका मिल रहा है क्वेश्चन बनाने का, तो उसका लाभ उठाना चाहिए। तो सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। अगला प्रश्न है एक कहानी यह भी में लेखिका में किससे तुलना करने पर हीन भावना आ गई थी? अगर इस आत्मकथा को आप पढ़ेंगे तो इसमें लेखिका ने बताया है कि इसके पिताजी का काफी रूड व्यवहार था, काफी अच्छा व्यवहार इनके प्रति नहीं था। क्योंकि लेखिका बचपन में काली थी और उतनी खूबसूरत जिसको कहें नहीं थी, लेकिन उनके पिताजी एक खास महिला से या फिर लड़की से इनकी तुलना करते थे। वो कौन थी? सुशीला, शीला अग्रवाल, महादेवी वर्मा या फिर सुभद्रा। तो यहाँ पर वो कौन सा पात्र है जिससे कि इस रचना की लेखिका से तुलना की जाती थी? इस तुलना से उनके अंदर हीन भावना आ गई। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी से भी आप तुलना करेंगे तो तुलना अच्छी नहीं होती है, अगर सकारात्मक नहीं होती है तो हीन भावना आती है, लोग हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। सही जवाब हो गया ऑप्शन यहाँ पर पहला। सुशीला, जो कि मन्नू भंडारी थे, 2 वर्ष बड़ी थी, देखने में लंबी गोरी थी, ठीक है, तो उनसे तुलना उनके पिताजी बार बार करते थे। अगला प्रश्न है एक कहानी यह भी है कि लेखिका पर किस रचना का प्रभाव पड़ा था? ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, क्या भूलूं क्या याद करूं, मुर्दहिया। तो लेखिका पर किसका प्रभाव पड़ा था? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, आवारा मसीहा। मेरी कोशिश है कि कम समय में आप सभी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों से बिल्कुल परिचित हो जाएं, ताकि इसमें से अगर प्रश्न आए तो हमारे जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं सब बढ़त बना के रखेंगे। अगला प्रश्न है कि मन्नू भंडारी की राजेंद्र यादव से पहली औपचारिक मुलाकात कब हुई थी? ऑप्शन दिया गया है स्नातकोत्तर की पढ़ाई करते हुए, कहानी लिखते हुए, पुस्तकालय के लिए धन मुहैया कराने हेतु, संगोष्ठी में सुनते हुए। वैसे तो हम जानते हैं कि 1 इंच मुस्कान जो भी रचना है वो इन दोनों ने मिलकर लिखा था, लेकिन मन्नू भंडारी की राजेंद्र यादव से पहली मुलाकात कब हुई थी? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पुस्तकालय के लिए धन मुहैया कराने हेतु दायित्व तो दिया गया था मन्नू भंडारी को, उसी समय इनसे मुलाकात हुई थी। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है कि मन्नू भंडारी की अधिकतर रचनाएं किस पत्रिका में धारावाहिक रूप में छपती रहीं? ऑप्शन दिया गया है हंस, कल्पना, धर्मयुग, आलोचना। तो मन्नू भंडारी की तमाम रचनाएं, जिसमें आपका बंटी इत्यादि का नाम ले हम, तो धर्मयुग नाम की जो पत्रिका है इसमें धारावाहिक रूप से छपती रही। तो यहाँ पर आप सभी के लिए एक क्लू है, एक सूत्र है कि अगर नहीं भी पढ़कर गए तो इस प्रश्न के माध्यम से, इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप सही जवाब तक पहुंच जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो पूछा गया है कि एक कहानी यह भी के संदर्भ में असत्य है। कथन दिए गए हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। लेखन एक अनवरत यात्रा जिसका न कोई अंत है न मंजिल, मैं काली हूं, बचपन में दुबली और मरियल भी थी, 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं साफ कह दूं ये कहानियां नहीं जीवनियां हैं। तो कौन सा ऐसा कथन है जो कि एक कहानी या भी रचना से संबंधित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, मैं साफ कह दूं ये कहानियां नहीं है जीवनियां है, जो कि माटी की मूर्तें नामक जो रचना है उससे ली गई है। बाकी जितनी भी यहाँ पर
जितने भी कथन है वो सभी कथन किससे हैं, जो कि आपके लिए आगे के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक कहानी यह अभी से जुड़े हुए हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है उसी से जुड़ा हुआ, मैं साफ कह दूं ये कहानियां नहीं जीवनियां है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया शिवरानी देवी, मन्नू भंडारी, रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है कि रामवृक्ष बेनीपुरी ने माटी की मूर्तें, जो कि शब्द चित्र है, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस शब्द का प्रयोग किया कि शब्द चित्र है, ठीक है, जबकि हम लोग रेखा चित्र के नाम से भी उसको जानते हैं। तो रामवृक्ष बेनीपुरी ने उसकी भूमिका में इस चीज को लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं कि कितना बारीकी से हमने इस प्रैक्टिस सेट को बनाने के लिए इन किताबों का अध्ययन किया है। अगर आप लोग सपोर्ट देंगे, आप लोग इस चैनल और इस प्रैक्टिस सेट को सराहेंगे, तो मैं एग्जाम के आज जो शेष दिन बचा हुआ है कुछ और प्रश्न लेकर हाजिर हूंगा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि माटी की मूर्तें के संदर्भ में सही कथन नहीं है। ये मूर्तें न इनमें कोई खूबसूरती है न रंगीनी, ये माटी की बनी है, माटी पर धरी है, इसीलिए जिंदगी के नजदीक हैं, जिंदगी से सराबोर है। मैं साफ कह दूं ये कहानियां नहीं जीवनियां हैं। लेखन एक अनवरत यात्रा जिसका न कोई अंत है न मंजिल है। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि आप अपने आईक्यू लेवल का प्रयोग करते हुए इसके सही जवाब को दे दें, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हमें फाइनल एग्जाम में जाना है जहां पर हमारा मुकाबला 100 क्वेश्चन से होगा। साथ में मैं अगर फर्स्ट पेपर का जोड़ लूं तो 150 क्वेश्चन का मुकाबला होगा और सभी क्वेश्चन एक से एक होंगे। तो उस समय हमें इस चीज को क्लियर करना है कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा, जो कि माटी की मूर्तें से संबंधित नहीं है। ये किससे हो गया? मन्नू भंडारी का ये कथन है। आगे बात करते हैं, पूछा गया कि माटी की मूर्तें के शीर्षकों में पहले से बाद के क्रम में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि माटी की मूर्तें में कुल 12 शीर्षक दिए गए। उन शीर्षकों में हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए सरजू भैया, ऑप्शन बी रूपा की आजी, ऑप्शन सी भौजी, ऑप्शन डी बैजू मामा, ऑप्शन ई बुधिया। तो इनका क्रम क्या है? नीचे सही कूट का चयन हमें करना है। ए बी सी डी ई इस तरीके से दिए गए, ठीक है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, आप यहाँ पर दिमाग दौड़ाइए, सही जवाब है ऑप्शन पहला ए बी सी डी ई, यानी जो भी क्रम है वो एकदम से क्रम से दिया गया है और इसलिए दिया गया है कि आप कम समय में कम से कम इन क्रमों को ध्यान में रखिए। पेपर बनाते वक्त हमने क्या ध्यान में रखा? कुछ संबंध है, भैया, आजी, भाभी, मामा, ठीक है। तो कौन किसके क्रम में है, कम से कम इतना क्लू रखिए कि भैया पहले है, आजी बाद में है, फिर भौजी है, फिर मामा है। तो इस क्रम को अगर ध्यान में रखेंगे तो अगर इन 12 में से भी घुमा कर आएगा तो भी आप कर लेंगे। सही जवाब हमने बता दिया, ऑप्शन पहला है। अगला प्रश्न है कि स्वामी तुम्हारी ही चीज तुम्हारे चरणों में चढ़ाती हूं, इस तुक्ष सेवा को अपनाना, तुम्हारी दासी या रानी, यह कथन किस रचना के संदर्भ में? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, प्रेमचंद घर में। तो यह कथन किस पुस्तक से लिया गया है? आपके दिमाग में आना शुरू कर दिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, प्रेमचंद घर में समर्पण में इस चीज को शिवरानी देवी ने लिखा हुआ है, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए मैंने शुरू में बता दिया कि हमने उन अंशों को लिया हुआ है जिसको अधिकतर विद्यार्थी इग्नोर करते हुए आगे जाते हैं और एग्जाम में आ जाता है प्रश्न तो घबराने लगते हैं कि आखिरकार प्रश्न पूछा कहाँ गया था। तो देख रहे हैं आप कि प्रेमचंद घर में के समर्पण से इस क्वेश्चन को लिया गया है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि साहित्य जगत से बहुत कम इंसाफ मिला है, शिवरानी देवी के संदर्भ में यह किसका कथन है? शिवरानी देवी से बात करते हुए किसने इस बात को कहा कि साहित्य जगत से बहुत कम इंसाफ मिला है? प्रेमचंद, अमृत राय, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन पहला, प्रेमचंद शिवरानी देवी से इस बात को कह रहे हैं कि साहित्य जगत से बहुत कम इंसाफ मिला है, यानी कि बहुत खुश नहीं है वो अपने साहित्य समाज से या फिर उससे जुड़े हुए लोगों से। क्योंकि जब आप प्रेमचंद घर में पढ़ेंगे तो बड़े मजेदार तरीके से शिवरानी देवी ने लिखा है, उसमें सभी गुण मौजूद हैं। कभी कभी उसमें वीर रस दिखाई पड़ता है, कभी श्रृंगार रस दिखाई पड़ता है, कभी करुण रस दिखाई पड़ता है, कभी शांत रस दिखाई पड़ता है। सारे रसों का समावेश इस जीवनी में है, ठीक है। तो प्रेमचंद का एक कथन रहा। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि मैंने तो सभी बातें
बगैर अपनी तरफ से कुछ भी मिलाए ज्यों की त्यों कह दी है, यह कथन किस पुस्तक की भूमिका से है? प्रेमचंद घर में एक कहानी है भी आप हुदरी ठकुरी बाबा। तो ये कथन किस पुस्तक की भूमिका से है? सही जवाब है प्रेमचंद घर में। तो ध्यान में रखिए कि शिवरानी देवी, जिनको कि हम विशुद्ध तरीके से साहित्यकार के रूप में नहीं जानते, लेकिन प्रेमचंद घर में लिखने के बाद हम उनको एक साहित्यकार के तौर पर जान रहे हैं। उन्हीं का एक कथन है कि मैंने तो सभी बातें बगैर अपनी तरफ से कुछ भी मिलाए ज्यों की त्यों कह दी है। आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से मन्नू भंडारी ने कहा है कि ये हमारे जीवन की कहानी है, तो इसमें जरूरत नहीं पड़ी कुछ काटने छाटने की या फिर घटाने बढ़ाने की, जैसे थी वैसे हमने कह दी। यहाँ पर शिवरानी देवी ने भी इसी बात को कही। तो यहाँ पर क्या चीज उभर कर सामने आ रहा है? ईमानदारी का होना, साहित्य में ईमानदारी, इसी चीज को मुक्तिबोध ने उठाया है। ठीक है कि कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी, आपको याद आ गया होगा कि वो किस पुस्तक में है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि प्रेमचंद घर में लेखिका ने प्रेमचंद के बचपन के किस खेल का जिक्र किया है? अगर आप प्रेमचंद घर में रचना को पढ़ेंगे तो उसमें शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बचपन के खेल का उल्लेख किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कौन सा खेल है? गुल्ली डंडा, पतंगबाजी, नाई नाई का खेल, हॉकी। तो कौन सा वो खेल है जिसका जिक्र प्रेमचंद के बचपन में किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, नाई नाई का खेल वो खेलते थे और हंसी हंसी में उन्होंने एक लोगों का गाल ही काट दिया। तो बचपन में इस तरीके की हरकतें सभी लोग करते हैं और प्रेमचंद ने भी किया था। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि प्रेमचंद घर में का असत्य कथन है। पिता का नाम अजायब राय था, माता का नाम आनंदी देवी, माता पिता दोनों को संग्रहणी की बीमारी थी, आप पढ़ने में बहुत कमजोर थे। तो कौन सा ऐसा कथन है जो कि असत्य है? बारीक से अध्ययन करेंगे तभी इस प्रश्न का सही जवाब आप दे पाएंगे। बाकी आप इस प्रश्न के माध्यम से आगे का जो भी एग्जाम है उसमें कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, आप पढ़ने में बहुत कमजोर थे। ये वाक्य यहाँ पर गलत है, बल्कि आप देखेंगे कि शिवरानी देवी ने बताया कि पिताजी का नाम आपके अजायब राय, माता का नाम आनंदी देवी, दोनों संग्रहणी बीमारी से यानी पेट की बीमारी से परेशान थे। आगे चलकर प्रेमचंद भी इसी से परेशान रहे। उन्होंने एक वाक्य लिखा कि आप पढ़ने में बहुत तेज थे और एक मौलवी के पास जाकर वो उर्दू सीखते थे। ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। प्रेमचंद हिंदी या अंग्रेजी शुरुआत में नहीं सीखे बल्कि उर्दू सीखे थे। ठीक है, तो ये कथन क्या हो गया यहाँ पर? असत्य है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि प्रेमचंद घर में के शीर्षकों का पहले से बाद का क्रम है। वैसे तो आप देखेंगे कि प्रेमचंद घर में शीर्षक योजना बहुत सीरियल वाइज नहीं दी गई, अलग अलग पेज पे अलग अलग शीर्षक दिए गए। ठीक वैसे ही जैसे परीक्षा गुरु के बारे में, तो हमने यहाँ पर आप लोगों को एक दृष्टि प्रदान करने के लिए, ताकि समय रहते आप इन चीजों को भी ध्यान में रखिए। पहले से बाद का क्रम कौन सा है हमें बताना है। गोरखपुर कजाकी, बड़े बाबू, 5 रुपए का गुड़, विवाह, चुनारगढ़। ABCDE दिया गया है और हमें सही कूट का यहाँ पर चयन करना है। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन पहला ही ABCDE, यानी कि हमने आपकी आसानी के लिए ABCDE रख दिया है। ठीक है, आप अपना माथापच्ची तो करेंगे, जब नहीं आएगा तो माथापच्ची करेंगे, जब आ जाएगा तो आपको लग जाएगा कि ऑप्शन पहला क्या है यहाँ पर सही है। तो हमारी कोशिश है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक प्रश्न के बारे में हम बता दें। अगला प्रश्न है कि शिवरानी देवी की प्रेमचंद से पहली औपचारिक मुलाकात कहाँ हुई थी? आप देख रहे हैं कि औपचारिक मुलाकात से रिलेटेड ये दूसरा प्रश्न है। शिवरानी देवी कहाँ मिली थी? जैसा कि आप जानते हैं कि शिवरानी देवी क्या थी? विधवा थी। इनकी दूसरी शादी प्रेमचंद से हुई थी। तो इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी? गोरखपुर, बस्ती, बनारस, फतेहपुर। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, फतेहपुर में इनकी मुलाकात प्रेमचंद से हुई थी। और प्रेमचंद की वैसे शादी पहले हो चुकी थी। और ये लिखते हैं कि शुरुआत में अपनी पहली पत्नी को इन्होंने नहीं देखा था, लेकिन जब देखा तो इनके शरीर में खून ही सूख गया। यानी ये दिग्भ्रमित हो गए कि ये कैसी पत्नी है, मतलब खूबसूरत पत्नी नहीं थी। प्रेमचंद का एक दूसरा पहलू आप यहाँ पर देख रहे हैं। हम इनको उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट और हिंदी के महान साहित्यकार के तौर पर देखते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप में देखें तो प्रेमचंद अपनी पहली पत्नी से खुश नहीं थे, उसको उन्होंने छोड़ दिया था। बल्कि इन्होंने अखबार में या फिर कहीं इश्तहार निकाला था कि मैं शादी करना चाहता हूं, मैं फला
जगह नौकरी करना चाहता हूँ, अगर कोई करना चाहे तो मैं शादी कर सकता हूँ। तो शिवरानी देवी के पिताजी जो थे, जिनका जिक्र मैं आगे करूंगा, उन्होंने प्रेमचंद को पत्र भेजा और कहा कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, मेरी बेटी है। तो उस जमाने में 11 साल में ही विधवा हो गई थी, यानी कि इनका बाल विवाह हुआ था। और दूसरी चीज आप देखेंगे प्रेमचंद की अच्छी बात कि इन्होंने विधवा विवाह का एक तरीके से समर्थन किया, यह भी दूसरा पक्ष है। तो कुल मिलाकर इस प्रश्न के बहाने आपने कई तथ्यों को देखा है। क्योंकि समय हमारे पास नहीं, इसलिए हम विस्तार से नहीं बात करेंगे, आगे कभी और चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा था? ऑप्शन दिया गया है कृष्णा, प्रेमा, सोजे वतन, सेवा सदन। तो शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में इस बात का जिक्र किया है कि प्रेमचंद का पहला उपन्यास था कृष्णा। इसको आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास प्रेमा था, प्रेमा का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन दिया गया है अनुभव, विभव, प्रेमाश्रम, रंगभूमि। तो प्रेमा का दूसरा नाम था, सही जवाब है ऑप्शन दूसरा विभव। विभव नाम से प्रेमा को उन्होंने लिखा था। हालांकि आगे चलकर यह नाम बहुत प्रचलित नहीं हुआ था, लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद को गोरखपुर में अध्यापन कार्य के लिए कितना वेतन मिलता था? जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेमचंद इंस्पेक्टर की भी नौकरी किए हुए थे। इसके बाद इन्होंने गोरखपुर में अध्यापन कार्य किया। तो कितना वेतन मिलता था? ऑप्शन दिया गया 40 रुपए, 70 रुपए, 125 रुपए, 150 रुपए। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पर तीसरा है कि 125 रुपए पर इन्होंने अध्यापन कार्य किया था। याद रखिए, ये जमाना है उस जमाने का, लगभग 1920-22 के आसपास की एक कहानी है। 125 रुपए आज के अगर तुलना में देखें तो उनकी कीमत क्या हो सकती थी? 125 रुपए में इन्होंने अध्यापन कार्य किया। कहां पर? गोरखपुर में। आगे बात करते हैं कि प्रेमचंद ने अपने अध्यापन कार्य से किस घटना के बाद त्याग पत्र देने की सोची? चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड। तो प्रेमचंद अपने अध्यापन कार्य यानी प्रोफेसर से त्यागपत्र देने की सोची, और काफी अपनी पत्नी के साथ वो वाद विवाद कर रहे हैं कि कितना सही रहेगा, कितना गलत रहेगा। ठीक है, बहुत सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन जब गोरखपुर में महात्मा गांधी जी आए हुए थे, ठीक है, तो उनसे काफी प्रभावित रहे, और प्रभावित होकर इन्होंने असहयोग आंदोलन के बाद त्यागपत्र दे दिया अध्यापन कार्य से। तो एक बड़ा कदम था प्रेमचंद का। तो इस कथन को भी आप ध्यान में रखिए, इस प्रश्न को ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि रानी यह हिंदुस्तान है, कलम के बल पर रोटियां चलाना बहुत ही मुश्किल है, किसका कथन है? एक लेखक के अंदर की ये बात यहाँ पर लिखी गई है कि प्रेमचंद अपने पत्नी से बात करते हुए कह रहे हैं कि यह हिंदुस्तान है, कलम के बल पर रोटियां चलाना मतलब जीवन चलाना क्या है? बहुत ही मुश्किल है। किसने कहा? ऑप्शन दिया गया प्रेमचंद, शिवरानी देवी, जयशंकर प्रसाद, मर्यादा के संपादक संपूर्णानंद। सही जवाब है कि प्रेमचंद ने इस बात को कहा है। यहाँ पर एक चीज और बताई जा रही है कि मर्यादा के संपादक का नाम यहाँ पर बताया गया है। पहले इनको ध्यान में रखिए, आगे चलकर खुद प्रेमचंद ने मर्यादा का संपादन भार संभाला था। आगे बात करते हैं कि जब प्रेमचंद रंगभूमि लिख रहे थे तब किस महाराजा का पत्र उनके पास आया था? रंगभूमि जब लिख रहे थे प्रेमचंद, तो कौन महाराजा था जो कि उनको पत्र भेजा था? सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है काशी नरेश, महाराजा अलवर, महाराजा जयपुर, रीवा नरेश। तो किसने पत्राचार किया था प्रेमचंद के साथ? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, महाराजा अलवर ने प्रेमचंद को पत्र लिखा था जब वो रंगभूमि उपन्यास लिख रहे थे। आगे बात करते हैं, पूछा गया कि शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस जो कि चांद में प्रकाशित हुई 1924 में, उस समय चांद के संपादक कौन थे? अगर आप देखेंगे तो पिछले साल ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है प्रश्न, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने प्रश्न को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हुए इसमें नए तथ्य को शामिल किया। जैसा कि आप जानते हैं कि शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस थी जो कि चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई, 1924 में प्रकाशित हुई थी। उस समय संपादक कौन थे? ऑप्शन दिया गया है निराला, पंत, महादेवी वर्मा, आर सहगल। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, आर सहगल नाम के व्यक्ति जो कि चांद के संपादक थे जब शिवरानी देवी की पहली कहानी चांद छपी थी। चांद में साहस नाम की कहानी छपी थी। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है
कि साहस कहानी को लेकर प्रेमचंद की प्रतिक्रिया के संदर्भ में असत्य कथन है। साहस कहानी जब लिखा गया तो कई संपादकों ने प्रेमचंद को लेटर लिखा, कहा कि आप तो उपन्यास सम्राट थे ही, अब आपकी पत्नी भी कहानी या लेखन के क्षेत्र में उतर चुकी हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। लेकिन उस समय शिवरानी देवी ने साहस कहानी में कुछ ऐसा लिख दिया था कि चारों ओर चर्चा का विषय हो गया था। चर्चा का विषय क्या था? आप अब लेखिका भी बन गई, कहानी भी लिखी तो पुरुषों पर ही कटाक्ष किया, सब कहते थे पुरुषों पर आक्षेप किया है। कहानी क्या थी? एक मजाक थी। साहस नाम की कहानी जो शिवरानी देवी ने लिखा उसमें उन्होंने पुरुषों को ही निशाने पर लिया था। जाहिर सी बात है कि कोई भी स्त्री पहली बार लेखन करने जाएगी तो उसके सामने पितृसत्ता ही रहेगी। इसीलिए आत्मकथा ज्यादा ईमानदारी से अपनी अभिव्यक्ति को करने के लिए स्त्री लेखिकाओं ने और दलित लेखिकाओं ने लिया उसको, और लेखकों ने भी लिया। तो साहस कहानी को देखने के बाद प्रेमचंद ने जो प्रतिक्रिया दी है उसको हम देखते हैं। उन्होंने कहा, आप अब लेखिका भी बन गई हैं, ये कथन सही है। कहानी भी लिखी तो पुरुषों पर ही कटाक्ष। प्रेमचंद कह रहे हैं कि लिखी भी तो पुरुषों को के ऊपर ही कटाक्ष कर दी। सब कहते थे, यानी कि उनके जो आसपास के लोग थे उन्होंने कहा कि पुरुषों पर आक्षेप किया, ये भी कथन सही है। इस पर ये जो कथन है नीचे का, जो कि आप देख रहे हैं कि असत्य है, ये कथन शिवरानी देवी का है। उन्होंने कहा कि कहानी क्या थी, ये मैंने तो मजाक मजाक में लिख दिया था। ठीक, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर क्या हो रहा है? सही हो रहा है, जो कि प्रेमचंद का नहीं है बल्कि शिवरानी देवी का है। आगे बात करते हैं कि गल्प सम्मेलन का आयोजन किया था काशी, प्रयाग, रायबरेली, लखनऊ। जब आप प्रेमचंद घर में पढ़ेंगे तो उसमें गल्प सम्मेलन के आयोजन की बात की गई है। तो कहां पर किया गया था? सही जवाब है रायबरेली। रायबरेली में गल्प सम्मेलन किया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद माधुरी पत्रिका का संपादन करते हुए मोटे राम शास्त्री नाम से एक कहानी लिखी थी, जिस पर एक शास्त्री महोदय ने केस किया था। जमानत के लिए कितनी राशि जमा करनी पड़ी थी? जैसा कि आप जानते हैं कि ये पिछले साल के क्वेश्चन में आ चुका है पेपर में, कि मोटेराम शास्त्री कहानी लिखने पर एक शास्त्री महोदय ने प्रेमचंद के ऊपर केस कर दिया था। उस जमाने में प्रेमचंद के साथ 2-3 लोग और थे जिनके नामों को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। एक थे कृष्ण बिहारी मिश्र, ठीक, और एक थे जो माधुरी पत्रिका के मालिक थे, उनका नाम था विष्णु नारायण। में भी ये लोग आ जाएं तो आपको ये न लगे कि ये किस रचना के पात्र हैं। तो कृष्ण बिहारी मिश्र और विष्णु नारायण के साथ प्रेमचंद, इन तीनों को के ऊपर शास्त्री महोदय ने केस कर दिया। तो केस से जमानत लेने के लिए कितनी राशि जमा करनी पड़ी? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 100, 200, 300, 500। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, 500 रुपए इन लोगों को जमा करना पड़ा था। आप कल्पना कीजिए उस जमाने में, ठीक है, लगभग ये बात कही जा रही है 1925-26 के आसपास में। तो 500 रुपए देना कितनी मतलब जमानत के लिए राशि रही होगी? ज्यादा ही रही होगी। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, जो कि आप कम जगहों पर देखते हैं, प्रेमचंद के दामाद का नाम था। प्रेमचंद की पुत्री का नाम तो जैसा कि आप जानते हैं कि कमला था, जो कि ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। इसीलिए आप देखेंगे कि बीबीसी पर, ठीक है, बीबीसी पर एक आर्टिकल छपा हुआ था जिसमें कि प्रेमचंद की आलोचना की गई थी कि उन्होंने स्त्रियों को ध्यान में रखते हुए ढेर सारी रचनाएं की, लेकिन जितना उन्होंने अपने पुत्र धन्नु बन्नु इन सबको पढ़ाने का प्रयास किया, उतना कमला को पढ़ाने का प्रयास नहीं किया। बहुत जल्दी ही शादी कर दी थी। प्रेमचंद के दामाद का नाम क्या है? देवी प्रसाद, वासुदेव प्रसाद, विष्णु प्रसाद, राम प्रसाद। तो सभी प्रसाद हैं इसमें, ठीक है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, वासुदेव प्रसाद नाम था प्रेमचंद के दामाद का। और जब इनके दामाद हुए तो शिवरानी देवी के भी यही दामाद हुए, ठीक। देवी प्रसाद यहाँ जो है वो प्रेमचंद के ससुर है, प्रेमचंद के ससुर है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, जिसकी चर्चा मैंने ऊपर के प्रश्न में किया था कि आगे पता चलेगा कि शिवरानी देवी की जो पहली औपचारिक मुलाकात करवाई थी वो देवी प्रसाद ने ही कराई थी, क्योंकि प्रेमचंद ने अपनी शादी का एक तरीके से इश्तहार निकाला हुआ था कि मैं करना चाहता हूं। तो उनके दामाद का नाम देख लीजिए इस रचना के बहाने। अगला प्रश्न है, शिवरानी देवी ने किस आंदोलन के दौरान जेल जाने का निर्णय लिया था? असहयोग आंदोलन, नमक कानून, महाड़ आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। जैसा कि आप जानते हैं शिवरानी देवी प्रेमचंद से ज्यादा मजबूत थी, जिनको कि हम साहसी कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने उसी कहानी को लिखा, साहस नाम से ही लिखा।
प्रेमचंद जब नमक कानून आंदोलन में इन लोगों ने गांधी जी से प्रभावित होकर कुछ किया तो इनको जेल जाने का मतलब ऑर्डर आया। तो शिवरानी देवी ने कहा कि मेरे बच्चे जेल जाने लायक नहीं है, पति भी जेल नहीं जाएंगे, मैं जेल जाऊंगी। उन्होंने कड़ा कदम उठाया और प्रेमचंद से कहा कि आप घर का देखभाल कीजिए, मैं जेल जाऊंगी। और इन्होंने उस जमाने में महिला आश्रमों से भी जुड़ी रही, जिसमें कि 11 महिलाओं के साथ मिलकर इन्होंने एक महिला आश्रम बनाया था, जहां पर सभी महिलाएं इकट्ठा होती थी और तमाम बातें करती थी। तो शिवरानी देवी एक मजबूत कैरेक्टर के रूप में प्रेमचंद के जीवन में रही। और जाहिर सी बात है कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में मजबूत महिलाएं होती हैं वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता है। अब मुझे याद आता है कि जब मैं एमए का विद्यार्थी था तो प्रेमचंद स्पेशल पेपर हमने पढ़ा हुआ था और हमें पढ़ाए थे प्रेमचंद के बड़े विशेषज्ञ और भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रोफेसरों में से एक, जो कि प्रेमचंद विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं, वीर भारत तलवार। उन्होंने एक बार हम लोगों को प्रेमचंद घर में है पढ़ने के लिए कहा था और इस पर सेमिनार भी दिया था। तो हमारे क्लासमेट बार बार शिवरानी देवी को रानी कहकर संबोधित करते थे। तो वो गुस्सा गए, हमारे सर गुस्सा गए। उन्होंने कहा कि रानी तो सिर्फ प्रेमचंद ही कह सकते थे, तुम रानी रानी बार बार क्यों कह रहे हो, तुम तो शिवरानी कहो। तो ये पुरानी यादें थी। इसी तरीके से टीचर्स मिलते हैं, जब अच्छे टीचर्स होते हैं तो यादें लगातार जीवन भर बनी रहती हैं। तो जेल जाने का निर्णय लिया था शिवरानी देवी ने, किससे? नमक कानून जो था उस दौरान। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये नमक कानून कब हुआ था और क्या था, ये सारी चीजें आप जान ही रहेंगे। अगला प्रश्न है कि काशी विश्वविद्यालय का जलसा कब हुआ था, जिसमें प्रेमचंद को अतिथि के तौर पर बुलाया गया था? ऑप्शन दिया गया 1931, 32, 33, 34। तो काशी में जो जलसा हुआ था, उस जलसे में प्रेमचंद को बुलाया गया था, वो समय था 1933 ईस्वी। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, कि हंस और जागरण मासिक और साप्ताहिक 2 पत्र निकलते थे, खर्चा बड़ा हुआ था, बंबई से फिल्म कंपनी वालों ने बुलाया, प्रेमचंद किसकी सलाह से बंबई गए? यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है कि जब प्रेमचंद हंस और जागरण एक तरफ मासिक और साप्ताहिक 2 पत्र निकाल रहे थे तो खर्चा उनका क्या था? बढ़ा हुआ था, यानी आर्थिक तंगी थी। और ये आर्थिक तंगी आप देख रहे हैं न सिर्फ प्रेमचंद के समय में, बल्कि हमने भारतेंदु योगीन पत्र पत्रिकाओं के बारे में भी चर्चा की थी। आप लोगों ने उस वीडियो को जरूर देखा होगा, वहां पर भी थी। यानी कि पत्रों का संपादन करना बड़ा इजी नहीं होता था। उसके लिए प्रेमचंद को बंबई से बुलावा आया कि आप फिल्म में काम कर सकते हैं। तो आया बुलावा, लेकिन उन्होंने अपने एक करीबी मित्र से सलाह लिया। कौन है वो मित्र? ऑप्शन दिया गया शिवरानी देवी, चंद्रभाल जौहरी, दया नारायण निगम, जैनेन्द्र। तो वो मित्र थे उनके चंद्रभाल जौहरी। उन्होंने कहा कि आपको जाना चाहिए और वो फिर बंबई गए। तो इस प्रश्न का जवाब आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद अपने गांव आखिरी बार कब आए थे? प्रेमचंद अपने जीवन में कई जगहों पर गए, गोरखपुर, महोबा, हमीरपुर, बस्ती, घूमते रहे। आखिरी बार वो अपने गांव कब आए थे? ऑप्शन दिया गया 1933, 34, 35, 36। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है कि आखिरी बार वो अपने गांव आए थे सन 1935 में। और गांव आए ही नहीं थे, बल्कि थोड़ा बहुत घर का काम उन्होंने करवाया हुआ था, यानी कि घर अपना जो भी टूटा फूटा था उसको बनाया था। हमारे विद्यार्थी जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय इत्यादि में पढ़ते हैं या फिर दूर अच्छी जगहों पर पढ़ते हैं और वहाँ के टीचर प्रेमचंद को अपना आदर्श मानते हैं, तो उनके गांव लमही को घुमाने के लिए लाते हैं। और कहा जाता है कि लमही एक ऐसा गांव है जो कि इस समय गूगल पे ट्रेंड करता है, या फिर उसको बाकायदे अच्छे से रेनोवेट किया गया है। आप अपने अपने गांव को खोजे, शायद न मिले, लेकिन ये लमही प्रेमचंद के वजह से ही आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है। मैं इस चीज को बताना चाहता था। वहां पर पार्क भी है। और लमही कितना किलोमीटर दूर था प्रेमचंद घर में? शिवरानी देवी ने बताया कि इतना मील बनारस से दूर ये गांव, ज्यादा दूर नहीं। अक्सर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों और शिक्षकों को मैं जाते हुए देखा हूं, और मैं तो जाता ही रहता हूं बनारस, तो अलग ही बात है। आगे बात करता हूं। अगला जो प्रश्न है ये बड़ा ही जबरदस्त तरीके का प्रश्न है, और मुझे लगा कि अगर इस प्रश्न को मैं नहीं पूछूंगा तो शायद ये प्रैक्टिस सेट और हमारे विद्यार्थी जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनका जीवन अधूरा रहेगा। तुम बड़ी पागल हो, कल्पित बातों पर रोने बैठती हो, उस पर आपको नाज है कि स्त्रियों को रोने का मर्ज नहीं है, अब खुद ऐसा क्यों कर रही हो?
यह जानते हुए भी कि ये बातें कल्पित हैं। यह कथन प्रेमचंद के किस उपन्यास के संदर्भ में? ये प्रश्न इसलिए मैंने पूछा है, पहले देख लीजिए किस उपन्यास के बारे में। ऑप्शन दिया गया सेवा सदन, निर्मला, गोदान, मंगलसूत्र। जितने भी उपन्यास दिए गए हैं प्रेमचंद के अच्छे उपन्यासों में से एक है। जब प्रेमचंद गोदान लिख रहे थे तो वो अपने पत्नी शिवरानी देवी से हमारे साथ चर्चा वर्चा करते रहते थे, और प्रेमचंद गोदान लिखने के बाद थोड़ा आराम कर रहे थे। इसी बीच गोदान को पढ़ने का मौका शिवरानी देवी को मिला और उन्होंने उस प्रसंग को पढ़ा जहां पर होरी का निधन हो गया है, और इसको पढ़कर वो रोने लगी, लगातार रोने लगी। इसको देखकर प्रेमचंद भी हड़बड़ा गए, बोले कि तुम तो बहुत मजबूत महिला थी, क्यों रोने लगी? तो उन्होंने कहा कि अंत में धनिया को विधवा ही बना दिए। ये देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। प्रिय विद्यार्थियों, आप ध्यान में रखिए, एक विधवा महिला ही एक विधवा की स्थिति को जान सकती है, क्योंकि शिवरानी देवी इस अनुभूति को पहले से जान चुकी थी, सह चुकी थी। तो होरी का निधन, यहाँ पर धनिया नहीं मरती है, मरता कौन है? होरी मरता है। तो इस प्रसंग को देखकर या फिर पढ़कर शिवरानी देवी, उसमें लिखा गया कि हिचक हिचक कर रोई थी, और अभी तक इस तरीके से रोते हुए प्रेमचंद ने नहीं देखा था। वो भी घबरा गए और उन्होंने कहा कि तुम बड़ी पागल हो, ये कल्पित है, ये मेरी कल्पना है। लेकिन कल्पना कई बार क्या हो जाती है? साकार हो जाती है। और अंत में आपने देखा कि जिस तरीके से होरी धनिया को छोड़कर इस दुनिया को चला जाता है, वैसे ही शिवरानी देवी को एक बार दूसरा झटका लगता है कि प्रेमचंद उनको छोड़कर चले जाते हैं। हम पढ़ाई करेंगे, हजारों प्रैक्टिस सेट करेंगे, हजारों लाइव सेशन करेंगे, लट संभालते हुए और हाथों को फैलाते हुए टीचर्स को देखेंगे, लेकिन इस अनुभूति को अनुराज हिंदी एकेडमी पर ही देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, पूछा गया कि मैं न कोई लेखिका हूं न कोई कलाकार, किसका कथन है? शिवरानी देवी, मनु भंडारी, महादेवी वर्मा, रमणिका गुप्ता। ये किसका कथन है कि मैं न कोई लेखिका हूं न कोई कलाकार हूं? सही जवाब है शिवरानी देवी। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में आखिरी पेज पर इस बात को लिखा हुआ है उन्होंने, आखिरी पेज पर, आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का संबंध किस पत्रिका से नहीं था? मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस, चांद। तो जितने भी पत्र पत्रिकाओं का नाम यहाँ पर दिया गया है, उसमें से कौन सा ऐसा पत्र है जिसका संबंध प्रेमचंद से नहीं है? सही जवाब कौन सा है? केवल ई, यानी जो चांद है उससे प्रेमचंद का संबंध नहीं था। भले ही शिवरानी देवी की कहानी उसमें छपी हुई थी, बाकी आप देखेंगे मर्यादा, माधुरी, जागरण, हंस, इन सभी पत्रिकाओं का संपादन प्रेमचंद ने किया था या फिर इससे जुड़े रहे। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि शिवरानी देवी की कहानियां हैं साहस, कुर्बानी, मंत्र, मोटेराम शास्त्री। सही कूट का चयन हमें करना है, ए और बी, बी और सी और डी, ए और सी। तो शिवरानी देवी की कहानियां कौन सी हैं? जब प्रेमचंद घर में आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा बताया गया है कि एक कहानी उनकी है साहस और दूसरी कहानी है कुर्बानी। मंत्र और मोटेराम शास्त्री जो कहानी है वो प्रेमचंद की है। एक घटना प्रेमचंद इसमें बताते हैं। सही जवाब इसका ऑप्शन पहला, ए और बी। मंत्र के माध्यम से घटना बताते हैं कि एक बार वो जैनेन्द्र के घर गए हुए हैं, वहां पर एक पंजाबी सज्जन आए हुए हैं और उनकी पत्नी मंत्र कहानी पढ़ के प्रेमचंद के प्रति काफी मंत्रमुग्ध है, उनको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। किसी तरीके से वो जान बचाकर वहां से भागते हैं और आकर फिर वो शिवरानी देवी से इस पूरी कहानी को सुनाते हैं कि मैं कहानी क्या लिखने लगा कि कई लोग मुझे छोड़ ही नहीं रहे हैं, इतना मेरे ऊपर वो मतलब मंत्रमुग्ध हो गए हैं। तो एक प्रसंग यहाँ पर आता है। सही जवाब मैंने बता दिया, ऑप्शन ए और बी। अगला प्रश्न है, मुर्दैया आत्मकथा में लेखक ने मजदूरों को किस स्थान के लिए रेल पकड़ने हेतु मुर्दैया से गुजरना पड़ता था? मुर्दैया आत्मकथा में लेखक ने इस चीज को बताने का प्रयास किया है कि जब उसके गांव के मजदूर फला जगह पर जाते हैं तो मुर्दैया से गुजरते हुए जाते हैं। वो फला जगह कौन है जहां से उनको वो रेल पकड़ने के लिए जाते हैं, यानी कि उस स्थान के लिए जाते हैं जहां उनको जाना है। कौन सा स्थान है? दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। तो सही जवाब इसका कलकत्ता जाने के लिए मुर्दैया से गुजरते हुए लोग जाते हैं और फिर ट्रेन पकड़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मुर्दैया सही मायनों में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी। इस जिंदगी को मुर्दैया से खोदकर बाहर लाने का पूरा श्रेय लेखक ने किसको दिया है? बहुत ही टर्निंग पॉइंट वाला प्रश्न है
और भूमिका से हमने सीधे सीधे उठाया है। तो तुलसीराम जो मुर्दैया के लेखक हैं, उन्होंने किसको कहा कि हमने तो बहुत दिनों से इन यादों को समेट कर रखा था, लेकिन सबसे पहले खोद कर बाहर निकालने का श्रेय किसको दिया गया? तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश को, हंस के संपादक राजेंद्र यादव को, आलोचना के संपादक नामवर सिंह को, साखी के संपादक सदानंद शाही को। तो एक कौन संपादक है और पत्र है या फिर पत्रिका है जिसने मुर्दैया को मुर्दैया बनाया, जो कि आज यूजीसी नेट के सिलेबस में भी लग गई है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश को। आप कमेंट्स करके बताएंगे होमवर्क के तौर पर कि तद्भव का प्रकाशन किस शहर से किया जाता है। ठीक है, ये शहर भी काफी फेमस है, आप अपने दिमाग में ला दिए होंगे। तो मुर्दैया को मुर्दैया बनाने वाले कौन थे? तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश। अगला प्रश्न है कि प्रवासी मजदूरों से ही पता चलता है कि मुर्दैया से होकर जाने वाली एक सरकारी सड़क ने हमारे गांव को 3 जिलों से जोड़ा है के संदर्भ में सत्य है। वो 3 जिले कौन है? ऑप्शन दिया गया है आजमगढ़, गाजीपुर, बनारस, मऊ, चंदौली। सही कूट का चयन हमें यहाँ पर करना है। तो प्रवासी मजदूरों से पता चलता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो तुलसीराम का गांव है वो ज्यादातर पलायन से जुड़ा हुआ है। लोग मजदूरी के लिए कलकत्ता जाते हैं, एक जमाना था कि ये लोग कलकत्ता जाते थे, इसलिए कलकत्ता पर कई गाने भी बने हुए हैं। तो ये 3 जिले कौन है? सही जवाब है कि आजमगढ़ है, गाजीपुर है और बनारस है। ए बी सी सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। ठीक, बाकी ऑप्शन को बनाने के लिए था, मैं भी ये सवाल पूछा जा सकता है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रैक्टिस सेट में से 6-7 सवाल अगर आ जाते हैं तो एकदम से आनंद आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि तद्भव के धारावाहिक अंक में मुर्दैया कितने किस्तों में प्रकाशित हुई थी? जैसा कि आप जान गए कि तद्भव पत्रिका में मुर्दैया का धारावाहिक रूप से प्रकाशन हुआ। कितने किस्तों में प्रकाशित हुई? ऑप्शन दिया गया है 5, 6, 7, 8। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, 7 किस्तों में ये धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई। बाद में इसको मुर्दैया नाम से प्रकाशित कर दिया गया, जिसके भाग 1 के नाम से। ठीक, कब आई? सन 2010 में। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, मुर्दैया आत्मकथा के शीर्षकों के क्रम में पहले से बाद में है। पहले से बाद में है, हमें बताना है कि कौन सा क्रम है। भूतनिया नागिन, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन, मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, आजमगढ़ में फाका कशी। तो मुर्दैया में कई शीर्षक है, इसकी चर्चा हमने पिछले प्रैक्टिस सेटों में की हुई है। यहाँ पर भी आप अपने दिमाग में जरूर लाइए कि आखिरकार इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन पहला, BDCE AE। ठीक, तो यानी कि पहला क्या है? भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। दूसरा है मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, आप याद कीजिए। तीसरा है, यहाँ पर तीसरा दिया गया है मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन। फिर यहाँ पर चौथा दिया गया है भूतनिया नागिन, और आखिर में है आजमगढ़ में फाका कशी। ठीक, तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न है कि मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, यह कथन मुर्दैया के किस अंश से उद्धृत है? ठीक है, मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी किस अंश से है? ऑप्शन दिया गया है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दैया तथा स्कूली जीवन, भूतनिया नागिन, आजमगढ़ में फाका कशी। तो सही जवाब है ऑप्शन पहला, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, जो कि मुर्दैया का पहला चैप्टर है, उसी में ये बात कही गई है और पहली ही पंक्ति है। तो ये कथन किसी तरीके से घुमा कर आएगा कि किसका है, तो भी आप बता देंगे और इस प्रश्न के बाद माध्यम से भी आप जानेंगे। अगला प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय के शीर्षक पहले से बाद के क्रम में। तो यहाँ पर संस्कृति के 4 अध्याय से यहाँ पर सवाल पूछा गया है और हमें बताना है कि क्रम कौन सा सही है। भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, हिंदू संस्कृति और इस्लाम, भारतीय संस्कृति और यूरोप। ये 4 ऑप्शन दिए गए। इन चारों ऑप्शन के आधार पर सही कूट का चयन हमें करना है कि आखिरकार पहले से बाद के क्रम में कौन है। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन पहला, जो यहाँ पर दिया गया है। आपको याद करने के दृष्टिकोण से हमने ज्यादा इसमें हेर फेर नहीं किया है, क्योंकि कम समय में आप तुरंत इसको याद कर लें कि भारतीय जनता की रचना, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, हिंदू संस्कृति और इस्लाम, भारतीय संस्कृति और यूरोप। ऑप्शन ABCD। ठीक, और 4 अध्याय हैं, चारों शीर्षक हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर अध्याय में अलग अलग क्या है? प्रकरण है। प्रकरण इसमें 3 है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे तो प्रकरण
7 हैं, फिर इसमें आप देखेंगे 12 प्रकरण है, फिर इसमें देखेंगे तो 17 प्रकरण। यानी आप देखेंगे कि जो चौथा अध्याय है वो सबसे बड़ा है। और मुझे ये बताना उचित लग रहा है कि अगर आप वैचारिक पृष्ठभूमि यूनिट 4 पढ़ रहे हैं तो अभी तो आपके पास समय नहीं है, क्योंकि एग्जाम जल्दी होने वाला आपका 18 जून को। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो 17 जून है, ठीक। लेकिन आगे जब आप दिसंबर में एग्जाम देने जाएं तो इस चैप्टर को जरूर पढ़िए। जो चौथा चैप्टर है भारतीय संस्कृति और यूरोप, यहाँ से कई सवाल बने हुए हैं, हमने भी थोड़ा सा लेट देखा है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के संदर्भ में असत्य है। कौन सा ऐसा कथन है जो संस्कृति के 4 अध्याय के बारे में असत्य है? राजेंद्र प्रसाद को समर्पित है, प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, तीसरे संस्करण की भूमिका दिनकर ने लिखी है, इसमें कुल 40 प्रकरण है। तो कौन सी बात है जो कि असत्य है, यानी कि गलत है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा। इसमें 40 प्रकरण नहीं बल्कि 39 प्रकरण है, आप जोड़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर याद करने वाला तथ्य ये है कि राजेंद्र प्रसाद को समर्पित किया गया। ये पुस्तक एकदम सही है। इसकी प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, बिल्कुल सही है। तीसरे संस्करण यानी कि 1, 2, 3 जो संस्करण आए इनकी भूमिका दिनकर जी ने लिखी है। और ये पूरा प्रकरणों में और अध्यायों में बटा हुआ है, इस चीज को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर कि सन 1803 ईस्वी में मुर्शिदाबाद से किसने तुहफतुल मुहबहुहिदीन नामक एक पुस्तक फारसी में निकाली जिसकी भूमिका अरबी भाषा में थी? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ, दयानंद सरस्वती। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि राजा राम मोहन राय ने सन 1803 में इस पुस्तक को निकाला था। अगला प्रश्न है कि इस देश में तो ईसा की शरण में जाने के उपदेश को लोग मृत्यु की शरण में जाने का उपदेश मानते हैं। किसका कथन है? स्टीफेंस, ड्राइडन, मिल्टन, फ्रांसिस जेवियर। तो ये किसका कथन है कि लोग ईसा की शरण में जाने के उपदेश को मृत्यु की शरण में जाने को मानते हैं? सही जवाब है फ्रांसिस जेवियर। ये सभी प्रश्न आप देखेंगे तो संस्कृति के 4 अध्याय से हमने लिए हुए, इस उम्मीद से कि पिछले बार के पैटर्न को देखते हुए यहाँ से सवाल बन सकते हैं। जो भी सवाल फंस जाएं, आपके काम में आ जाएं, वो सार्थकता होगी। अगला प्रश्न है कि राजधानी परिवर्तन, यानी जब राजधानी दिल्ली से बल्कि कोलकाता से दिल्ली हुई 1912 में, तो ये शेर लिखा था, कदम अंग्रेज कलकत्ते से अब दिल्ली में धरते हैं, तिजारत देख ली, देखें हुकूमत कैसी करते हैं। किसने इस बात को कही है? मिर्जा गालिब, अकबर इलाहाबादी, रामधारी सिंह दिनकर, दुष्यंत कुमार। तो किसने इस बात को कही? सही जवाब है अकबर इलाहाबादी। ये भी संस्कृति के 4 अध्याय में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत परम अद्भुत भाषा है, किसने कहा था? विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, ग्रीम, नीत्शे। तो इसका किसका कथन है? सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स वो व्यक्ति है जिसने संस्कृत का गहराई से अध्ययन किया। और आप जानते हैं कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कि कलकत्ता में स्थापित हुई थी, ठीक है, उसको इन्होंने ही स्थापित किया था। और इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अनुवाद किया, गीता का अनुवाद किया, रघुवंश का अनुवाद किया है, और साथ में अनुवाद किया है मनुस्मृति का। ये बड़ा जबरदस्त यहाँ पर तथ्य है। और मानव धर्म सार नाम से मनुस्मृति का अनुवाद किया था, इस मानव धर्म शास्त्र, ठीक। तो इस नाम को भी आप ध्यान में रखिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन कहीं से पूछ लिया जाता है तो उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। कोशिश यही है कि इन प्रश्नों के बहाने आप कर लें, बढ़त बना लें, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि थोड़ी सी पाश्चात्य शिक्षा से ही बंगाल में मूर्ति पूजने वाला कोई नहीं रह जाएगा, किसका कथन है? मैकाले, मैक्स मूलर, ग्रीम, नीत्शे। सही जवाब है मैकाले, लॉर्ड मैकाले, जो कि 1835 में भारत में पाश्चात्य शिक्षा लागू करने की पूरी योजना बनाता है और पहला आक्रमण करता है बंगाल। कहता है कि बंगाल में ज्यादा लोग प्रोग्रेसिव बन रहे हैं, तो अगर इसमें पाश्चात्य शिक्षा लागू हो जाती है तो मूर्ति पूजने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैकाले का ये कथन है। अगला प्रश्न है कि था शिष्य ईसा हिंदुओं का यह पता भी चला, ईसाइयों का धर्म भी है बौद्ध सांचे में ढला। पंक्तियां ली गई, ये पंक्तियां किस रचना से ली गई? ऑप्शन दिया गया भारत भारती, साकेत, यशोधरा, पंचवटी। सही जवाब है ऑप्शन पहला, भारत भारती से पंक्तियां ली गई हैं। और भारत भारती आपके सिलेबस में भी है, कविताओं के
मामले में और किसकी रचना है, सब आपके दिमाग में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय नवोत्थान का रीढ़ माना गया है वेद को, पुराण को, रामचरितमानस को, वेदांत को। तो संस्कृति के 4 अध्याय पढ़ेंगे, तो उसमें बताया गया है कि वेदांत को भारतीय नवोत्थान का रीढ़ माना गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के संदर्भ में असत्य है। सुधार कार्य के लिए जाने जाते हैं, ईसाईयत पर विचार किया, विश्ववादी और भारतीय दृष्टिकोण रहा, सती प्रथा का समर्थन किया। तो असत्य कथन कौन हो गया, ऑप्शन चौथा हो गया। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय का निधन हुआ था कलकत्ता में, लंदन में, ब्रिस्टल में, बंबई में। तो राजा राम मोहन राय जिन्होंने सांस्कृतिक आंदोलनों में हिस्सेदारी की, सामाजिक सुधार के तौर पर जाने जाते थे, इनका निधन भारत में नहीं हुआ बल्कि कहां पर हुआ, ब्रिस्टल में हुआ। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के निधन के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ, केशव चंद्र सेन, रविंद्रनाथ। जब राजा राम मोहन राय का निधन ब्रिस्टल में हो गया तो ब्रह्म समाज को आगे किसने बढ़ाया, ठीक है। तो सही जवाब है यहां पर कि देवेंद्रनाथ, इसका सही जवाब है बल्कि केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया था। सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि तत्वबोधिनी सभा को स्थापित किया था। तत्वबोधिनी सभा को किसने स्थापित किया, ऑप्शन दिया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्रनाथ, केशव चंद्र सेन, राम मोहन राय। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, केशव चंद्र सेन ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। सुमेलित वाले में यह प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के उद्देश्यों में शामिल नहीं। प्रार्थना समाज, जब आप महाराष्ट्र की तरफ जाएंगे, महादेव गोविंद रानाडे इत्यादि का नाम इसमें आता है, तिलक गोखले, इन लोगों का नाम आता है। तो उसके उद्देश्य थे, 4 उद्देश्य थे, उसमें से कौन शामिल नहीं हमें बताना है। जाति प्रथा का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन, स्त्री शिक्षा का प्रचार, बाल विवाह का निषेध, सती प्रथा का समर्थन। तो कौन सा ऐसा कूट है जो कि प्रार्थना समाज के उद्देश्यों में शामिल नहीं था। 4 उद्देश्य थे जैसा कि हमने बता दिया। सही जवाब है यहां पर ऑप्शन चौथा, सती प्रथा का समर्थन बिल्कुल प्रार्थना समाज के उद्देश्यों में नहीं था। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने स्वामी दयानंद को यह सलाह दी कि यदि आप संस्कृत छोड़कर हिंदी में बोलना आरंभ करें तो देश का असीम उपकार हो सकता है। तभी से स्वामी जी के व्याख्यानों की भाषा हिंदी हो गई और हिंदी प्रांतों में उन्हें अनगिनत अनुयायी मिले। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ, रविंद्रनाथ। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा कि किसके कहने पर उन्होंने, यानी कि दयानंद सरस्वती हिंदी में व्याख्यान देना शुरू कर दिए। सही जवाब है केशव चंद्र सेन, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत और हिंदुत्व की रक्षा भारतवासी और हिंदू ही कर सकते हैं, किसका कथन है। एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया। सही जवाब है ऑप्शन पहला, एनी बेसेंट, जो कि भारत में 1893 ईस्वी में आई थी। ये भी सवाल पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और यहाँ पर भी आप ध्यान में रखिए। उनका एक कथन है, क्योंकि भारत और भारत की जो भक्ति है उसके प्रति काफी लगाव था एनी बेसेंट का। उन्होंने कहा कि भारत और हिंदुत्व की रक्षा भारतवासी और हिंदू ही कर सकते हैं, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था। ऑप्शन दिया गया नरेंद्र मोहन, नरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र दामोदर, नरेंद्र आचार्य। तो कौन सा नाम है जो कि विवेकानंद के बचपन का है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न है कि विवेकानंद किन 2 लेखकों के प्रेमी थे। हर्बर्ट स्पेंसर, प्रेमचंद, गोर्की, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इसका सही जवाब है कि 2 लेखकों के प्रेमी थे। सही जवाब है हर्बर्ट और जॉन स्टुअर्ट मिल, यानी कि ए और डी जो ऑप्शन यहाँ पर सही है। प्रेमचंद घर में जब आप पढ़ेंगे तो प्रेमचंद गोर्की से काफी प्रभावित थे। गोर्की का निधन भी 1936 में हुआ और प्रेमचंद का भी निधन 1936 में हुआ। गोर्की का नाम मैंने देखा तो मुझे ये तथ्य याद आ गया, तो इस चीज को भी आप जोड़कर देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि विवेकानंद के शिकागो सम्मेलन की तुलना जवाहरलाल नेहरू के किस यात्रा से की जाती है। रूस यात्रा, चीन यात्रा, जापान यात्रा, अमेरिका यात्रा। तो विवेकानंद जो कि 1893 ईस्वी में
शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भागीदारी लेने के लिए गए थे, उसकी तुलना जवाहरलाल नेहरू की यात्रा 1955 में जब वो रूस की यात्रा पर गए हुए थे तो उसकी तुलना की जाती है। जितना सम्मान विवेकानंद को शिकागो सम्मेलन से मिला उतना ही सम्मान जवाहरलाल नेहरू के रूस की यात्रा से मिला। अब ये अनायास प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछा गया। जैसा कि आप जानते हैं कि दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय नाम की पुस्तक लिखी है और जवाहरलाल नेहरू इनके बहुत ही अच्छे मित्र थे। कहा जाता है कि एक बार नेहरू किसी राजनीतिक मंच पर भाषण देने के लिए गए और सीढ़ी पर वो लड़खड़ा गए और उनको दिनकर ने संभाल लिया। तो नेहरू ने दिनकर के कान में कहा कि आपने संभाल लिया, इज्जत मेरी बचा ली, नहीं तो आज मैं गिर ही गया होता। तो उन्होंने कहा कि जब जब राजनीति लड़खड़ाई है तब तब साहित्य ने उसे संभाला है। बहुत बड़ी बात कह दी क्योंकि ये मित्र थे। आज वर्तमान समय में हमें नहीं पता है कि जो प्रधानमंत्री हैं या फिर लेखक हैं उनका आपस में कितना संबंध है। अगला प्रश्न है कि विवेकानंद का कथन नहीं है। विवेकानंद का कौन सा ऐसा कथन है जो कि सही नहीं है? यहाँ पर धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। धर्म न तो पुस्तकों में है न धार्मिक सिद्धांतों में, वह केवल अनुभूति में निवास करता है। धर्म अंधविश्वास नहीं है, धर्म अलौकिकता में नहीं है, वह जीवन का अत्यंत स्वाभाविक तत्व है। मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है, नैतिकता और सदाचार है। तो कौन सा ऐसा कथन है जो कि विवेकानंद जी का नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा। चौथा जो कथन है ये महात्मा गांधी का है। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम, नैतिकता और सदाचार है। जबकि आप ऊपर के जितने भी कथन देख रहे हैं सभी कथन किसके हैं? विवेकानंद के। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक साहित्यिक की डायरी से पूछा गया कि शीर्षक का क्रम पहले से बाद में है, हमें बताना है। तीसरा क्षण, एक लंबी कविता का अंत, डबरे पर सूरज का बिंब, हाशिए पर कुछ नोट्स, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। सही कूट का चयन हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पूरे शीर्षकों को देख लिया और आपने देख लिया कि ABCDE जो यहाँ पर दिया गया है ये सभी क्या है? क्रम से ही है। ठीक, तो कम से कम जो मेन शीर्षक थे उनको हमने यहाँ पर रख दिया ताकि उसी के बहाने आप परीक्षा में किसी तरीके से भी घुमा फिरा कराए तो सही जवाब तक पहुंच जाए। सोम आनंद को, जिनके सहयोग ने मेरी सो रही सृजन चेतना को पुनर्जागृत करके यह उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया, यह कथन किस उपन्यासकार का है? ऑप्शन दिया गया है श्रीलाल शुक्ल, कृष्णा सोबती, यशपाल, जगदीश चंद्र। तो सोम आनंद को पूरा श्रेय किसने दिया है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, जगदीश चंद्र का जो उपन्यास लगा हुआ है आपके पाठ्यक्रम में उसकी भूमिका में यह बात कही गई है। धरती धन न अपना जो उपन्यास लगा हुआ है उसी के भूमिका से ये लिया गया है। अगला प्रश्न है, जगदीश चंद्र माथुर के उपन्यासों का पहले से बाद का क्रम है। यादों का पहाड़, धरती धन न अपना, आधा पुल, कभी न छोड़े खेत, नरकुंड में वास। तो जगदीश चंद्र के उपन्यासों को यहाँ पर दिया गया है और उनके क्रम को यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर जगदीश चंद्र आप ध्यान में रखें। तो ऑप्शन जो दिए गए हैं सही कूट का चयन करना हमें, ABCDE इस तरीके से घुमा फिरा कर दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन पहला कि जो भी उपन्यासों का क्रम दिया गया है वो एकदम से सीरियल वाइज है। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि यादों का पहाड़ जो उपन्यास है 1966 में प्रकाशित हुआ, धरती धन न अपना जो कि 1972 में, आधा पुल 1973 ईस्वी में, कभी न छोड़े खेत आप देख रहे हैं कि 1976 ईस्वी में, नरकुंड में बास 1994 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और धरती धन न अपना जो उपन्यास आपके सिलेबस में लगा हुआ है लगभग 5 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, जैसे कि रूसी भाषा हो गई, उर्दू, ठीक है, इसके बाद पंजाबी और जर्मन, फिर इंग्लिश में इसका अनुवाद हुआ है। ठीक है, तो ये क्रम था। आगे चर्चा करते हैं। पूछा गया कि पंडित गौरी दत्त रचित देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास होने का गौरव प्रदान किया है। डॉक्टर गोपाल राय, पुष्पपाल सिंह, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह। सही कूट का चयन हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रश्न का कूट दिया गया है A और B, C और D, केवल A केवल C। तो गौरी दत्त का जो उपन्यास आपके सिलेबस में लगा हुआ है देवरानी जेठानी की कहानी,
वो हिंदी के पहले उपन्यासों के दौड़ में भी शामिल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि देवरानी जेठानी उपन्यास का पुनर्प्रकाशन एक तरीके से किया था गोपाल राय ने। ठीक है, तो दो विद्वान यहाँ पर हैं जिन्होंने इसे हिंदी का पहला उपन्यास माना है। इसका प्रकाशन 1870 में हुआ था। तो इसमें आप देखेंगे कि गोपाल राय और पुष्पपाल सिंह इन दोनों ने माना है। सही जवाब हो गया ए और बी। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास के विषय में असत्य है। इस उपन्यास का प्रकाशन सन 1875 में हुआ। मेरठ के एक लिथो प्रेस छापा खान ये जीआई में इसका प्रकाशन हुआ था। तब इसकी 300 प्रतियां ही छापी गई थी, जिसका मूल्य मात्र 12 आने था। छोटे आकार के इस उपन्यास में कुल 35 पृष्ठ हैं। इसकी प्रति आज भी नागरी प्रचारी काशी में सुरक्षित है। सही कूट का चयन हमें यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले हम विकल्पों पर देखेंगे, इसके आधार पर हम सही कूट तक पहुंचेंगे। इस उपन्यास का प्रकाशन 1875 में नहीं हुआ था, बल्कि 1870 ईस्वी में हुआ। मेरठ के छापा खाने जीआई में इसका प्रकाशन हुआ था। जब ये प्रकाशित हुआ था तो शुरुआत में इसके कुल 500 प्रतियों को छापा गया था। तो ये भी कथन यहाँ पर गलत है। छोटे आकार के इस उपन्यास में कुल 35 पृष्ठ हैं, तो ये सही जवाब है यहाँ पर। इसकी प्रति आज भी नागरी प्रचारी काशी में सुरक्षित है, जो कि गलत है। आज इसकी प्रति जो सुरक्षित है वो है नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता में। ठीक है, अगर आप कलकत्ता कभी जाएं तो नेशनल लाइब्रेरी में इसकी मूल प्रति को आप जाकर देख सकते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी का पुनर्प्रकाशन ऊपर हमने बताया कि गोपाल राय ने करवाया था, जिन्होंने कि इसको हिंदी का पहला उपन्यास भी माना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कूट बन रहे हैं बी और डी, इसमें दो ही कूट सही हैं पांचों में, यानी कि जो असत्य है यहाँ पर, ठीक है, असत्य कथन हमें यहाँ बताना है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि सत्य इसमें दो हैं, बी और डी। ठीक, सत्य तो दो ही हैं, लेकिन असत्य कितने हो गए? असत्य हो गए ए सी ई। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला हो गया। ठीक, आप देख रहे हैं कि ए हो जाएगा आपका और सी हो जाएगा और इसके बाद ई हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला। आगे बात करते हैं कि गौरी दत्त को देवरानी जेठानी की कहानी के लिए कितने रुपए का पुरस्कार मिला था? जब आप देवरानी जेठानी की कहानी की भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि उस जमाने में पुरस्कार मिला था इस उपन्यास के ऊपर। कितने रुपए का मिला था? ऑप्शन दिया गया है 50 रुपए का, 100 रुपए का, 150 रुपए का या फिर 200 रुपए का। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है कि 100 रुपए का पुरस्कार यहाँ पर मिला हुआ था देवरानी जेठानी को। आप कल्पना कीजिए कि सन 1870 ईस्वी में 100 रुपए की कीमत क्या रही होगी। शायद आज ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी से भी ज्यादा कीमत रही होगी। अगला प्रश्न है, इस पुस्तक में दिल्ली के एक कल्पित यानी फर्जी रईस का चित्र उतारा गया है और उसको जैसे का तैसा दिखाने के लिए संस्कृत अथवा फारसी अरबी के कठिन कठिन शब्दों की बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल पर ज्यादा दृष्टि रखी गई है। यह कथन किस उपन्यास की भूमिका से है? ऑप्शन दिया गया है देवरानी जेठानी की कहानी, भाग्यवती, परीक्षा गुरु, वामा शिक्षक। तो भाषा शैली से ही पता चल रहा होगा कि शुरुआती दौर का यह उपन्यास है। और ऑप्शन में भी जितने उपन्यास दिए गए हैं सभी उपन्यास प्रथम उपन्यास के दौर में है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है कि परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया 1882 ईस्वी में, उसके बारे में ये बात कही गई है, उसकी भूमिका से ये कथन लिया गया है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा आरंभिक दौर में किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? ऑप्शन दिया गया है हंस, विशाल भारत, भारत मित्र, आलोचना। बाण भट्ट की आत्मकथा शुरुआती दौर में किस पत्रिका में प्रकाशित हो रही थी? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विशाल भारत नाम का जो पत्र है उसमें बाण भट्ट की आत्मकथा शुरुआत में प्रकाशित हो रही थी, बाद में पुस्तक के रूप में हो गई। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के प्रधान उपजीव्य रहे हैं। जब आप भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्लियर कट लिखा हुआ है कि इस आत्मकथा के प्रधान उपजीव्य यानी कि जो आधारशिला रही है वो कौन कौन से रहे? ऑप्शन दिया गया है बाण भट्ट, हर्षदेव के ग्रंथ, जयदेव, कालिदास। तो उसमें उन्होंने बताया, दो लोगों का नाम लिया है,
बाणभट्ट और हर्षदेव की ग्रंथ की चर्चा की है, यानी कि सही कूट हो गया ऑप्शन पहला, ए और बी। अगला प्रश्न है, मिस कैथराइन के संदर्भ में असत्य है। मिस कैथराइन जिनका संबंध बाणभट्ट की आत्मकथा से है, ठीक है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में भी ये सवाल पूछा गया है, मिस कैथराइन का संबंध किस उपन्यास से है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा और गहराई में जाकर मिस कैथराइन से संबंधित भूमिका में जो भी बातें लिखी गई हैं उनको यहाँ पर प्रश्न के रूप में बदल दिया। क्या असत्य है हमें बताना है। मिस कैथराइन ऑस्ट्रिया के एक संभ्रांत ईसाई परिवार की कन्या है। मिस कैथराइन का भारतीय विद्याओं के प्रति असीम अनुराग था। मिस कैथराइन को हम लोग दीदी कहते थे, दीदी अर्थात दादी। एक दिन अचानक मड़ुआडीह स्टेशन पर दीदी के दर्शन हो गए। इसमें हमें असत्य कथन बताना है कि कौन सा है। तो जब आप भूमिका पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मिस कैथराइन का संबंध ऑस्ट्रिया से है, इनको भारतीय विद्याओं के प्रति असीम अनुराग था, ये भी सही है। ये लोग यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कैथराइन को दीदी, जो कि बंगाल में दादी के नाम से फेमस है, कहा जाता है। और मड़ुआडीह नहीं बल्कि मुगल सराय स्टेशन पे ये आखिरी बार इनको देखते हैं। तो यहाँ पर मड़ुआडीह, मुगल सराय, बनारस जंक्शन जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कंफ्यूजन करने के लिए यहाँ पर चेंज कर दिया गया है, मुगल सराय की जगह पर मड़ुआडीह। तो इस तरीके से इसका जो सही जवाब हो गया असत्य में ऑप्शन चौथा है। अगला प्रश्न है, वह बांकुरा की एक सांझ थी, इस पंक्ति से किस उपन्यास की शुरुआत होती है। राग दरबारी, जिंदगी नामा, आपका बंटी, तमस। ये किस उपन्यास की शुरुआती पंक्ति है, यानी वहां से उपन्यास की शुरुआत होती है। सही जवाब है आपका बंटी, जो कि मन्नू भंडारी का उपन्यास है, जिसमें शकुन, अजय और बंटी की पूरी कहानी है, ठीक है। और स्त्री पुरुष के संबंधों को यहाँ पर रखा गया और तलाक इसके केंद्र में। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, वस्तुतः उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं ना कहीं फालतू हो गए हैं। उपरोक्त कथन किस उपन्यास की भूमिका से है। ध्यान में रखना इस प्रश्न को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर बताया गया कि वस्तुतः उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं न कहीं फालतू हो गए हैं, यानी कि लोगों की नजर में उपेक्षित है। किस उपन्यास की भूमिका से? ऑप्शन दिया गया है राग दरबारी, जिंदगी नामा, आपका बंटी, तमस। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन तीसरा है, आपका बंटी उपन्यास में मन्नू भंडारी ने इस बात को कही है। तो कथन के तौर पर भी आएगा तो भी आप कर लेंगे। अगला प्रश्न है, राग दरबारी के संदर्भ में असत्य है। स्वातंत्र्योत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने वाले उपन्यास के रूप में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। इसी उपन्यास पर एक दूरदर्शन धारावाहिक का भी निर्माण यह गंगौली गांव की कहानी पर आधारित है। तो कौन सा कथन है जो कि राग दरबारी के बारे में गलत है? तो आपका दिमाग जरूर दौड़ गया होगा, इतने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं। चौथा ऑप्शन है जिसमें कि शिवपालगंज की चर्चा की जाती है, यहाँ पर गंगौली की बात की गई है। गंगौली का संबंध किससे है? आधा गांव से, ठीक है। तो इस तरीके से सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, मेरे मन में तुलसीदास की ड्रामा प्रोड्यूसर और कथावाचक वाला रूप भी रहा है, किसका कथन है? मेरे मन में तुलसीदास की ड्रामा प्रोड्यूसर और कथावाचक वाला रूप भी रहा है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामचंद्र शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त, अमृतलाल नागर, रामविलास शर्मा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अमृतलाल नागर ने मानस का हंस जो उपन्यास है उसकी भूमिका में इस बात को कहा गया है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास द्वारा रामलीला का आरंभ किया गया, इसे बनारस के किस स्थान पर नहीं खेला जाता है? लंका, राजगद्दी, नक्कटैया, ऋषिपत्तनम। तो कौन सी जगह है जहां पर तुलसीदास द्वारा, यहां पर ध्यान में रखना है कि रामलीला का जो भी आयोजन किया जाता है, तुलसीदास ने न सिर्फ रामचरितमानस की रचना की बल्कि उसके मंचन की भी शुरुआत की। और काशी की जो रामलीला है यानी बनारस की रामलीला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो ऋषिपत्तनम नाम का जो स्थान दिया गया है यहाँ पर रामलीला को नहीं खेला जाता है। बाकी लंका, राजगद्दी, नक्कटैया, ये तीनों जो क्षेत्र है यहाँ पर
इसको खेला जाता है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस लीला की शुरुआत तुलसीदास ने नहीं की थी? ऑप्शन दिया गया है नागनथैया लीला, प्रहलाद लीला, ध्रुव लीला, हनुमान लीला। तो तुलसीदास ने सिर्फ राम लीला की शुरुआत नहीं की, बल्कि कुछ अन्य लीलाओं की भी शुरुआत की है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ऑप्शन जो चौथा है, हनुमान लीला की शुरुआत उन्होंने नहीं की। बाकी आप मानस का हंस की भूमिका में देखेंगे तो अमृतलाल नागर ने नागनथैया लीला, प्रहलाद लीला, ध्रुव लीला, इन तीनों की चर्चा की है, जिसको कि माना है कि तुलसीदास ने इन लीलाओं की शुरुआत की थी। खासतौर से ये सभी लीलाएं किशोर वर्ग में ज्यादा प्रचलित थे। अगला प्रश्न है कि मानस का हंस उपन्यास किस शहर में पूरा हुआ था? ऑप्शन दिया गया है दिल्ली, लखनऊ, बनारस, अयोध्या। तो कौन सा वो शहर है जिसमें मानस का हंस उपन्यास पूरा हुआ? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि मैला आंचल के संदर्भ में असत्य है। एक आंचलिक उपन्यास, कथानक है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर नेपाल, दूसरी ओर पाकिस्तान और पश्चिम बंगाल है। विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पूरब में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं तो असत्य कथन कौन सा है? आपको लग रहा होगा कि हमने तो मैला आंचल की भूमिका बड़े ध्यान और गौर से पढ़ी थी, लेकिन क्या इसमें है जो कि असत्य है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा। यहाँ पर एक चीज की वजह से ये असत्य हो गया। यहाँ पर पश्चिम में मिथिला की सीमाएं रेखा खींच देते हैं तो पूरा एक बनावट मुकम्मल हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ऑप्शन असत्य है। बाकी जितने भी तथ्य दिए गए हैं वो आप आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताएगा कि एक तरफ नेपाल है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। तो संभव नहीं है अगर पाकिस्तान केवल कहा जाए, इसको आप पूर्वी पाकिस्तान भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वर्तमान समय में बांग्लादेश। बाकी पश्चिम बंगाल है, ठीक है। तो पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है और उसकी जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके बारे में यहाँ पर मैला आंचल के माध्यम से हम जान गए। तो सही जवाब क्या था? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। किसका कथन है? प्रेमचंद, रेणु, श्रीलाल शुक्ल, जगदीश चंद्र। तो ये किसका कथन है जिन्होंने कहा कि मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर कथा का क्षेत्र बनाया है? सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, रेणु का ये कथन है, ठीक है। यहां तो हम उपन्यासों की भूमिकाओं को देख रहे हैं तो आप तुरंत बता देंगे कि रेणु का है, लेकिन फिर से मैं वही कहूंगा, फाइनल एग्जाम और एग्जाम सेंटर हॉल बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि इसमें फूल भी हैं, शूल भी, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। यह किस उपन्यास की भूमिका में? ऑप्शन दिया गया गोदान, मैला आंचल, राग दरबारी, धरती धन्ना अपना। तो सही जवाब आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा, बहुत ही जाना माना ये कोटेशन था। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, मैला आंचल की भूमिका से इसको लिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जिस तरीके से कूट वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें ध्यान में रखिए कि फूल की बात की गई है, शूल की बात की गई है, धूल की बात की गई है, गुलाब की यहाँ पर बात की गई है, कमल की बात नहीं है, कीचड़ की बात की गई है, चंदन की बात की गई है और सुंदरता की बात की गई है, साथ में कुरूपता की भी बात की गई, ठीक है। ये 8 पॉइंट उठाने की कोशिश यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु ने किया है। तो आप ध्यान में रखिए कि किन किन चीजों का उल्लेख किया है। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, कथा की सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ साहित्य की दहलीज पर आ खड़ा हुआ हूं, पता नहीं अच्छा किया या बुरा, जो भी हो अपनी निष्ठा में कमी महसूस नहीं करता। किसका कथन है? प्रेमचंद, अज्ञेय, रेणु, यशपाल। तो ये कथन किसका है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, फणीश्वर नाथ रेणु का ही कथन है, जो कि मैला आंचल की भूमिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी की भूमिका के संदर्भ में असत्य है। शेखर एक जीवनी की भूमिका के बारे में कौन सा ऐसा कथन है जो कि असत्य है? ऑप्शन दिया गया है, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है, घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है, क्रांतिकारी अंतोगत्वा एक प्रकार के नियतिवादी होते हैं,
शेखर निस्संदेह एक समाज का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है। तो इसमें कौन सा कथन है जो कि असत्य है? आपने कैच कर लिया होगा। सही जवाब है ऑप्शन चौथा। यहाँ पर शेखर एक समाज का नहीं बल्कि व्यक्ति का अभिन्नतम निजी दस्तावेज है। तो यहाँ पर समाज की जगह पर व्यक्ति है। मैंने जानबूझकर यहाँ पर दिया क्योंकि आप देखेंगे कि अज्ञे ने बार बार इस बात से इनकार किया है कि शेखर एक जीवनी उनके निजी जीवन की कथा। वो बार बार बोलते हैं कि भोगने वाला और रचने वाले में अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए प्रश्न बनाया गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। अगला प्रश्न है, सच को कल्पना से रंग कर उसी जन समुदाय को सौंप रहा हूं जो सदा झूठ से ठगा जाकर भी सच के लिए अपनी निष्ठा और उसकी ओर बढ़ने का साहस नहीं छोड़ता। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती, यशपाल, अज्ञेय। तो ये किसका कथन है? सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, यशपाल। झूठा सच उपन्यास जब आप पढ़ेंगे तो उसकी भूमिका में ये सारी बातें कही गई हैं। मैंने बारीकी से खोज कर आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि ये प्रश्न अगर नहीं भी आते हैं तो कम से कम एग्जाम हॉल तक आपके मनोबल में बढ़ोतरी रहेगी। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि हमने भूमिका को हर एंगल से देख लिया है, तो प्रश्न आएंगे कहां से। अगला प्रश्न है, तमस देश विभाजन के पूर्व की हमारी सामाजिक मानसिकता और उसकी अनिवार्य परिणति के रूप में होने वाले भीषण सांप्रदायिक दंगों की निर्मम करुण गाथा को अंकित करने वाला महत्वपूर्ण उपन्यास है। यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया रामविलास शर्मा, रामचंद्र तिवारी, बच्चन सिंह या फिर नामवर सिंह। तो तमस की भूमिका एक व्यक्ति ने लिखा है जिसको कि हम आमुख कह सकते हैं। आमुख नाम से लिखा है रामचंद्र तिवारी ने। तो अपने विचारों को भी उन्होंने इसमें शामिल किया है। तो आप ध्यान में रखिए कि तमस के बारे में किसका कथन है? रामचंद्र तिवारी का है। अगला प्रश्न है, कई दोस्तों की यह शिकायत गलत नहीं की भीष्म की जो भी अपनी इंटेलेक्चुअल जलवायु है, आस्थाएं और राजनीतिक मूल्य हैं, उन्हीं के अनुसार तमस के घटना चक्र और परिणाम भी हैं। यहाँ पर पटना चक्र नहीं है बल्कि घटना चक्र ध्यान में रखना है, उसी का परिणाम भी है। किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, यशपाल। चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपको ध्यान में रखना है कि कहा गया कि तमस को लेकर काफी शिकायत आती है। कई लोगों ने तो कहा कि यह उपन्यास बिल्कुल एकदम से कूड़ा टाइप का है, फालतू में लिख दिया गया है, इसमें इंटेलेक्चुअल जलवायु यानी बौद्धिकता ज्यादा समावेशित है। हालांकि ये देश विभाजन और सांप्रदायिकता पर है, लेकिन शिकायत को भी हमें देखना पड़ेगा। किसने कहा कि तमस घटनाचक्र और परिणाम भी है भीष्म साहनी के इंटेलेक्चुअल का? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है कि जब दूसरे सब रास्ते कारगर न हो सके तो जुल्म के खिलाफ तलवार उठा लेना जायज है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की इन पंक्तियों का प्रयोग किस उपन्यास में किया गया? ऑप्शन दिया गया तमस, जिंदगी नामा, झूठा सच, परीक्षा गुरु। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, जिंदगी नामा में गोविंद सिंह की इन पंक्तियों का उल्लेख कृष्णा सोबती ने किया हुआ है। तो इस तरीके से हमने उपन्यासों को केंद्र में रखते हुए 25 महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा की। उम्मीद है कि ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकते हैं और आपके मनोबल को भी बढ़ा सकते हैं और आपका रिवीजन भी हुआ होगा। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।